मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कई तरह की ऐसी चर्चाएं हैं जिसके केंद्र में बार बार गोपाल भार्गव जी आ जाते हैं। पूर्व विपक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर है, कई दफा विधायक चुने गए, लेकिन बात गोपाल भार्गव जी के ऊपर आकर रुक जाती है। ताजा मामला कोरोना से जुड़ गया। तो चलिए, आज मेरे साथ है गोपाल भार्गव जी, जो कि वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका स्वागत है। और इस समय आप खूब चर्चा में है, मंत्रिमंडल का विस्तार है तो उसमें चर्चा में जाते हैं, लेकिन ताजा मामला तो ये कहा जा रहा है, आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें ये कहा गया कि आपको बदनाम करने की कोशिश जारी है। अब इसमें बदनाम तो कुछ नहीं होते, यदि होगा भी तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई आजकल पूरे देश में फैला, लेकिन मैंने अपनी सारी जांचें भी करवा ली है। इस कारण से मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अफवाहबाजी, खासतौर से राजनीतिक घटनाक्रम जब ज़्यादा तेज़ी से होता है तो इस प्रकार की अफवाहबाजी जोर पकड़ती है। करीब 1.5 महीने पहले भी ये चली थी कि मुझे असाध्य कोई रोग हो गए, तो मुझे खुद नहीं जानकारी थी, लेकिन बाद पता चला सोशल मीडिया पे कोई मेरे शुभ चिंतक होंगे जो उन्होंने चलाया होगा, वो सोचते हैं कि शायद इससे कुछ लाभ होगा। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारा पार्टी संगठन और हमारा हाईकमान जो भारतीय जनता पार्टी का है, ये इन सब बातों को जानता है। ये बच्चों की जैसी खिलवाड़ हो रही है और इन सब बातों में कोई भी हाईकमान नहीं आने वाला और ना मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मैं इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ में कह सकता हूँ कि हमारा नेतृत्व तो परिपक्व है और जो लोग इस तरह की षड्यंत्र कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला। जिसके लिए जो कुछ भी पार्टी उचित समझेगी, मुख्यमंत्री उचित समझेंगे, उसके लिए वो स्थान मिलेगा। इस प्रकार की अफवाहों को फैलाने वाले लोगों को निराशा हाथ लगेगी। लेकिन चर्चा भले ही चल रही हो, पर आप बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं, टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, तो ये क्या एक मैसेज भी है? ये अभी क्या हुआ था कि जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो सामने एक शोरूम है, उसका कोई कंपनी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, तो मैंने 2-3 टी शर्टें ले ली थी, पैंट थे ही मेरे पास में। तो अभी अधिकतर समय, अब चूँकि फील्ड में जा नहीं पाते थे ज़्यादा, अधिकतर समय घर में रहना या फिर अपने ऑफिस में रहना, इससे ज़्यादा नहीं होता था, तो वैसे ही कैजुअल ड्रेस मैंने अभी शुरू कर दी थी। 2-3 महीने से यही पहन रहा हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारी पार्टी की, जो हमारा वो कोर ग्रुप, हमारा जो ये कुछ पार्टी के सीएम साहब, पार्टी अध्यक्ष और हमारे वहाँ टास्क फोर्स जो गठित हुई थी, उस टास्क फोर्स में मैं भी था। तो जब मैं वीसी में बैठता था तो इसी सामान्य रेस में बैठता था। और मैंने तो अब ये देखा कि कैलाश जी भी, राजन शुक्ला जी भी और 2-3 हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोगों ने इसी प्रकार की टी शर्ट पहन के रखी। ये मान लें कि वो आपको देख के सब फॉलो करने लगे, उन्होंने कहा ठीक है। बाकी बात अलग है कि पार्टी नहीं कर पा रही, लेकिन बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। मैं भी, हो सकता है। और मैं भी कभी कभी दिल्ली जब जाता हूँ तो हमारे बहुत वरिष्ठ लोग जो हैं, वो भी जब घर पे रहते हैं तो दिखते। तो अब वैसे भी एक बात बताऊँ आपके लिए कि ये कपड़े जो, जिसको अपन क्लब बोलते हैं, स्टार्च, ये पजामे कुर्ते वगैरह जो हम लोग पहनते हैं तो इतने कड़क होते हैं कि शरीर के लिए काफ़ी असुविधाजनक लगते हैं। लेकिन अब वो हम लोगों की एक प्रकार से गणवेश हो गई है, वो ड्रेस हो गई। अब उसको यदि नहीं पहने तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं, अभी पैंट शर्ट पहन के यदि हम जाएंगे तो पीछे से जो देखेगा वो कल्पना नहीं कर पाएगा कि ये गोपाल भार्गव जा रहे हैं। तो इस कारण से भी बहुत आवश्यक हो गया कि अब आयु के साथ भी अब इस प्रकार की ड्रेस में मान के चलता हूँ कि सार्वजनिक रूप से हमें नहीं पहनना चाहिए। लेकिन पहना करिए, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और लोगों को क्या जो तरह तरह की बातें आपके बारे में कहे जा रहा है, मुझे लग रहा है टी शर्ट में देखकर वो समझ पा रहे होंगे कि कम से कम ये तो ना कहा जाए वो एकदम स्वस्थ है। अच्छा भाई साहब, आप जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने सुझाव दिया है तो हफ्ते में 1 आध दिन ये भी पहन लिया करेंगे, शर्टिंग वर्टिंग करके, और विधानसभा भी जाया करेंगे, कोई हर्ज नहीं है। पहले तो मैं शुरू में जब विधायक बना था 40 वर्ष पहले, तो मेरी उम्र कोई 26-27 साल थी, तो मैं तो पैंट शर्ट पहनता था, सफारी पहनता था।
हाफ सफारी और पैंट, और उस समय वजन भी काफ़ी कम था तो वो काफ़ी अच्छा सूट करता था। लेकिन वक्त के हिसाब से वो धीरे धीरे मंत्री पद आने के बाद से 16-17 साल पहले की बात है, तो मैंने कुर्ता पजामा शुरू कर दिया था। कोविड-19 को लेकर जो चर्चा है इस समय, कोरोना को लेकर चर्चा है, लेकिन जब आपका नाम आया, गढ़ाकोटा से कुछ लोग मिले, आखिर है क्या सच्चाई? कितने लोग उसमें, क्या आपके घर से मिले, उसमें सच्चाई क्या? नहीं, घर से नहीं, क्या हुआ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गढ़ाकोटा है जो हमारा गृहनगर भी है, और वहाँ से जब ये लोगों का पलायन शुरू हुआ, जो माइग्रेशन हुआ लेबर्स का, ख़ासतौर से महाराष्ट्र के, बम्बई के, थाने के, नासिक के और भी अनेक अलग इलाकों से, गुजरात के, ख़ासतौर से सूरत से, बड़ौदा से और भड़ों से, नडियाद से, इन जिलों से, और दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से, रोहतक से, इन कई जगह से मैंने देखा कि ट्रकों के ट्रक भरे चले आ रहे हैं, मेटाडोर भरी चली आ रही हैं, और ऑटो रिक्शा भी, क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो सारे लोग एक ही मार्ग है, वो शॉर्टकट है, हमारा गढ़ाकोटा पड़ता है स्टेट हाईवे पे, वहाँ से लोग कटनी होते हुए फिर नीचे उत्तर प्रदेश की सीमा तक, पूरी उत्तर प्रदेश की सीमा तक, जिसमें गोरखपुर, आजमगढ़ वगैरह है, वहाँ की सीमा तक जाते हैं। तो वहाँ से उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, और हमारे सतना रीवा तरफ के, जो उस तरफ के सारे ज़िले हैं, तो बड़ी संख्या में वहाँ पे लेबर रोल लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग निकलते थे। कोई लोग पानी नहीं दे दो, कोई लोग कहते कहीं दूध मिल जाएगा, ढाबे बंद थे, होटलें बंद थीं, रास्ते में लंगर कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि जब इन बच्चों के लिए तड़पते हुए देखा तो मैंने लंगर शुरू किया था। भोजन की व्यवस्था, पूरी सब्जी इत्यादि की व्यवस्था, उसके साथ में बिस्किट, दूध इत्यादि कुछ मैंने फिर बाद में और उसको आगे बढ़ाया तो फलों इत्यादि की व्यवस्था भी कर ली, और ही बच्चों के जो खाने के जो ये रोल होते हैं ना, इसके साबुदाना वगैरह ही बनते हैं, कुरकुरे वगैरह, मैंने सब रखना शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चों की तड़प बहुत ज़्यादा थी मैंने देखा। तो लगभग 50-60 हज़ार लोगों का रोज़ वहाँ पे भोजन होता, मौके पे नहीं होता था, पैकेट बना के दे देते थे। तो मेरे विचार कम से कम, मेरी जो अनुमान है, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग संपर्क में 15-20 दिन में आए होंगे। तो जो लोग काम में लगे थे, तो मैंने सोचा सारे लोगों का एक साथ में डॉक्टरों की टीम बुला के, और जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है BMC, जो फिलहाल इसके लिए निश्चित किया गया है कोरोना की जांच के लिए, तो मैंने उसके डॉक्टरों की टीम बुला के और सारे लोगों की जांच करवाई। तो करीब 30 लोगों की जांच हुई, उसमें से 4 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए और 26 लोग उसमें नेगेटिव पाए गए। तो 4 लोगों के लिए वहाँ कर दिया है मेडिकल कॉलेज में, वो हैं, भर्ती हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं है, ना उनको फीवर आ रहा है, ना उनको खांसी आ रही, ना सर्दी आ रही, किसी प्रकार की कोई एक्सरे भी हुआ तो उनके फेफड़े में कहीं किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है। तब भी मेरी यही बात हुई थी, मैंने उनके डीन से कहा, मैंने कहा आप इनको भर्ती रखिए, कोई जल्दी नहीं है इनको लाना। तो कुल मिला के एहतियात के तौर पर मैंने खुद अपने गाँव बुला के पूरी मेडिकल टीम और जो लोग इस सेवा कार्य में लगे थे उनको मैंने उनका टेस्ट करवाया। इसी का लाभ लोगों ने ले लिया? नहीं, इसमें लाभ क्या, हानि क्या, कि किसी को भी हो सकता है। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे अब सतपाल जी महाराज उत्तराखंड के मंत्री हैं, हाँ, पर सांसद भी रहे हैं पहले, ठीक है, उनको हो सकता है, उनको खुद मालूम नहीं था कि हमारे लिए है। ये तो जब डायग्नोसिस होगा उसके बाद ही मालूम चलेगा, जब टेस्ट होगा जब मालूम चलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब पूरी दुनिया उसकी चपेट में है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए, बल्कि आप स्वयं जाके स्वतः पहल करके, जैसे मैंने स्वतः पहल करके अपनी जांच करवाई, मैंने स्वतः पहल करके अपने परिवार की जांच करवाई, मैंने जितने लोग लगे थे इस काम में मैंने उनकी जांच करवाई। तो ये हमें इससे बचना नहीं चाहिए, कोई इससे बेइज्जती नहीं हो रही, कोई अपना अपमान नहीं हो रहा, बल्कि अपनी जान की रक्षा हो रही और अपन दूसरे लोगों की जान की भी रक्षा कर रहे हैं। जो लोग अपने संपर्क में आ रहे हैं, यदि ये हमारे ये कण हैं, यदि निकलते हैं, कहीं कोई इन्फेक्टेड होता है, तो इसको हमें समझदारी के साथ में, यदि हम लोग नहीं करेंगे तो फिर आखिर तो बाकी लोग और क्या करेंगे। संक्रमण किसी को भी हो सकता है,
क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, तो अभी 3 महीने हो रहे लगभग अपने देश के लिए और राज्य के लिए सारी, जब से विदेश के लोग आए और भी देश के अंदर फैला, तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 महीने हम एक कमरे के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन मंत्रिपरिषद को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, तो बार बार तारीख पर तारीख, फिल्म का डायलॉग था एक, तारीख पर तारीख सुनाई देती, लेकिन मंत्रिमंडल पर तारीख बढ़ती जा रही, और जब तारीख नज़दीक आएगी तो उसमें गोपाल भार्गव भी नजर आएंगे। देखिए, ईश्वर कृपा से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जो कुछ भी क्या उन्होंने मेरी काबिलियत का, मेरी योग्यता का जो भी आकलन किया हो, मैं 2003 से कैबिनेट मंत्री हूँ। जब उमा जी मुख्यमंत्री बनी थी तो सबसे पहले मेरा नाम उन्होंने दिया था। तब से मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो उस समय छोटा मंत्रिमंडल था, 8-10 लोग मंत्री थे। मेरे पास में 8 विभाग थे, 14 निगमों और मंडलों का एपेक्स बैंक से लेके एपेक्स एलडीबी, मार्केटिंग फेडरेशन से लेके एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तक, सीट कॉर्पोरेशन, सीट फेडरेशन ही मैंने बनाया। कुल मिला के ऐसी दर्जनों संस्थाओं का मैं चेयरमैन रहा। तो क्या है कि इतने वर्षों तक, 15 वर्षों तक लगातार मंत्री रहने के बाद उमा जी के साथ, गौर जी के साथ, शिवराज जी के साथ लगातार मंत्री रहा, और जब हम अपोजिशन में आए तो वही मंत्री पद का दर्जा लीडर अपोजिशन के तौर पर मिला। तो मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, जनता ने बहुत कुछ दिया। मैं और जो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उस समय उनका काफ़ी स्नेह रहा, तो इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि अब ये स्थिति ऐसी है कि यदि मंत्रिमंडल के गठन में विलम्ब होता है किसी कारण से, तो मैं कोई अंतर्ग्रह में जाके उसकी जानकारी नहीं लेना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यदि पार्टी मुझे इस योग्य समझेगी तो निश्चित रूप से अवसर मिलेगा, और अन्यथा मैं तो एक अनुशासित सिपाही हूँ पार्टी का। क्योंकि आजकल लोग राजनीति में चार्म देख के आते हैं, अनुकूलता देख के आते हैं। मैं राजनीति में उस समय भाजपा में आया था जब देश में सिर्फ 2 सांसद थे, उस समय में चुनाव लड़ा। तो हम लोग तो बंजर ज़मीन में खेती करने वाले लोग हैं, ऐसी में फूल उगाए, और आज भारतीय जनता पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और राज्यों में हमारी सरकारें हैं, कई राज्यों में, बल्कि अधिकांश राज्यों में सरकारें हैं, या हमारे सहयोगियों की सरकारें हैं। केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 से लेके और हम 303 तक आ पाए, तो इसका मतलब है कि हम कोई अवसरवाद के कारण से राजनीति के अब कोई अनुकूलता देख के आए हों। सबसे प्रतिकूल परिस्थिति यदि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से यदि कोई रही थी 1984 में, तो हम तो उस समय से हैं। तो इस कारण से पार्टी जो कुछ भी देगी, जो कुछ भी बनाएगी, उसको स्वीकार है। लेकिन आपके यहाँ अब जो चर्चा चलती रहती है, 4 लोग दिखाई देने लगे। शैलेंद्र जैन भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे कि मुझे मंत्री पद में शामिल किया जाए। गोविंद राजपूत एक नया चेहरा दिखाई दे रहा, जिनके कारण आज सरकार आप लोग की दिखाई दे रही। 22 लोग आ गए, भूपेंद्र सिंह है, आप हैं, लेकिन आप सबसे सीनियर हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो 4 लोगों का आना, ये कहीं इसमें विघटन पैदा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कोई अनहोनी नहीं है और कोई नाजायज बात भी नहीं है। ये बात सही है कि मैं, चूँकि 8वां कार्यकाल है मेरा विधानसभा के तौर पे, तो गौर जी के स्वर्गवास होने के बाद सबसे सीनियर वरिष्ठ विधायक मैं ही हूँ, और इस कारण से भी, और जितना जो कुछ भी अनुभव है तो वो पार्टी के लिए और जनता के लिए समर्पित है। जितना अनुभव होना चाहिए तो ईश्वर कृपा से मेरे पास में है। तो आग्रह तो सभी का होता है, लेकिन पार्टी जिसको भी उचित समझती है तो उसके लिए ये मंत्री पद पे बैठाती है। तो मंत्री पद ऐसा है कि ये भी कोई कुछ लोगों के लिए ये आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कांटों का ताज है। और वर्तमान परिस्थितियों में खास तौर से जैसी परिस्थितियां, आर्थिक वित्तीय परिस्थितियां राज्य की हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि हमें बहुत अनुकूलता नहीं रहेगी। तो इस कारण से ये
यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों का आग्रह रहता है, अब पार्टी जिसको उचित समझे। अब वैसे तो पिछले कार्यकाल में यदि हम देखें तो रायसेन जिले में ही समय 4 मंत्री हुआ, तीन मंत्री हुए। 4 विधानसभा सीटें हैं रायसेन जिले में, 3 मंत्री हमारे डॉक्टर शेजवार जी थे, हमारे सुरेंद्र पटवा जी थे, रामपाल सिंह जी थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि पार्टी नेतृत्व जिसको उचित समझेगा तो उसको करेगा। अब इसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मेरे कहने या मेरे किसी प्रकार से कोई अपने पक्ष में तर्क देने का कोई बात उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि गोविंद राजपूत जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये कह रहे हैं कि 4 लोग वहाँ पर है ऑलरेडी, तो गोविंद राजपूत को जीतना उपचुनाव में बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ उसमें आपका नाम भी, कांग्रेस ऐसा चर्चा में लेती रहती है। हालांकि आप बहुत सीनियर, आप लगातार कह रहे हैं कि मैं तो समर्पित सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये जो कांग्रेस इस तरह की बातें करती है, इसमें इसको कितना सच्चा माना है? नहीं, कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं। अब वही गोविंद राजपूत कांग्रेस की पूरी के पूरे वहाँ पे सरमाएदार, मतलब एक प्रकार से पूरा कहें कि गोवर्धन वो अपने ऊपर उठाए हुए थे उनके ऊपर। उनके भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, गोविंद राजपूत स्वयं पार्टी संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी थे, अभी सरकार बनी तो मंत्री रहे, बीच में विधायक भी रहे। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग पहले भी 2 मंत्री हुआ करते थे, मैं और हरनाम सिंह राठौर। इसके बाद में 2 मंत्री फिर मैं और भूपेंद्र सिंह रहे। अब 1 मंत्री यदि किसी हमारे समझौते के कारण से गोविंद राजपूत को बनाया है तो ये तो हम सब के लिए अच्छी बात है। और पार्टी के संगठन ने, हाईकमान ने और जो भी लोग उसमें तय करने वाले थे, तो उन्होंने जो निश्चय किया होगा तो सबके लिए सर्वमान्य होता है। और गोविंद राजपूत जी के लिए विजयी बनाना हम सब लोगों का धर्म है। अभी जो उपचुनाव होने वाला, उपचुनाव में कहाँ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को? 24 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस का ऐसा दावा है, दिग्विजय सिंह सागर में पहुंचे, उज्जैन में पहुंचे, कमलनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि हम 22 सीटें जीतेंगे, क्योंकि जो 22 लोग गए हैं उनका विरोध भी है। लेकिन आप बड़े सीनियर लीडर हैं, पूरी परिस्थितियों को समझते हैं, कहाँ देख रहे हैं बीजेपी को? अब देखिए, जो पार्टी के नेता होते हैं वो अपनी पार्टी के पक्ष में हमेशा बात करते हैं। कमलनाथ जी ने ऐसा कौन सा काम 1.25 साल में कर दिया, 15 महीने में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के, कि जिसके लिए लोग उनके लिए वोट दें। ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, न बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपये महीना का भत्ता मिला। दर्जनों घोषणाएं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो की थी, एक भी घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। तो क्या मुँह दिखाएंगे वो? अभी तो हमारे लिए कोरोना का कार्यकाल ये मिला 2-3 महीने का, जिसमें और छोटा सा मंत्रिमंडल है। इसके बाद में जैसे एक्सपोजर होगा, लोगों को काम दिखेगा सरकार का, और हम लोगों ने तो वैसे भी अनुकूल वातावरण में काफ़ी काम करके दिखाए हैं। अभी भी अनुभव के आधार पर मान के चलता हूँ कि ये कोरोना जैसे ही समाप्त होता है या कम होता है तो ये 4 महीने के अंदर हम इतना मेकअप कर लेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे कि सारी 24 सीटों पे हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन कब तक दिखाई दे रहा मंत्रिमंडल? आपको लग रहा है कि 5 मंत्री, चूंकि कोरोना का संकट भी है, आप भी कह रहे हैं कि आगे 6 महीने जैसे ही होगा, लेकिन क्या देरी आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगी? लगातार देरी हो रही है। मैं सारी बातों में हिस्सेदार रहता हूँ, सिर्फ एक विषय को छोड़ के। मैं संगठन से या मुख्यमंत्री से कभी नहीं पूछता, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, कि आप मुझे मंत्री बना रहे या नहीं बना रहे, या किसको बना रहे किसको नहीं बना रहे, और कब आपका मंत्रिमंडल बनेगा, ये मैंने आज तक कभी नहीं पूछा। उमा जी से भी नहीं पूछा था, गौर जी से भी नहीं पूछा था। मैं तो अपने गांव चला जाता था जब ये बीच में अंतराल आता था, तो जब वहाँ सूचना आती थी कि कहाँ हो, तो मैंने कहा गाँव पे है, उन्होंने कहा आना है भोपाल। लेकिन देरी जो हो रही है, क्योंकि अनुभव आपका कहता है, जरूरत है क्या, होना चाहिए, मतलब इसमें देरी कहीं गलत मैसेज तो नहीं दे रही? अब देखिए, शुरू में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का विशेष अधिकार है, और जो भी वो सामयिक समझेंगे उचित समय पे वो करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा विषय आ रहा हो,
जिसके कारण से ये संभव नहीं हो पा रहा हो, या फिर कोरोना के कारण से लोग ये सोचते, शायद मन में ये भाव हो कि इधर तो रोग फैला है और इनको मंत्रिमंडल के विस्तार का पड़े है, और इस कारण से जनता के ऊपर प्रतिक्रिया भी ठीक नहीं हो, तो इस कारण से हो सकता है कि विलम्ब हो रहा हो। एक चर्चा बहुत है, तमाम सारे ज्योतिष इस समय कह रहे हैं, बात होती जब भी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, पहले भी जब मुख्यमंत्री जी बने और वर्तमान में बने, और आप खुद बहुत आध्यात्मिक हैं, ऐसा ज्योतिष कहते हैं कि गणना का असर, ज्योतिष का असर इस बार दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। पंचक में शिवराज जी सबक ले लिए और पंचक में ही मंत्रिमंडल बन गया 5 लोग, और वो भी 5 ही लोग, तो बाकी लोग इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, चूँकि मैं थोड़ा सा अपने कुल से और अपनी संस्कृति से और सनातन धर्मी होने के कारण मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों में विश्वास करता हूँ। एकदम अंधविश्वास तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत विश्वास होता है। जैसे पंचकों में हमारे बहुत से कार्य नहीं होते, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं या फिर कुछ ऐसी अपरिहार्य स्थिति आती है जिसमें ऐसा करना आवश्यक हो जाता है, तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि उसमें न पंचकों का महत्व होता है, न देखा जाता है, और जो भी निर्णय होता है शपथ इत्यादि का, वो निर्णय का क्रियान्वयन होता है। तो मुझे लगता है कि उस समय ऐसी परिस्थिति होगी कि जिसमें एक निश्चित तिथि को शपथ लेना आवश्यक, क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद से जो वैक्यूम पैदा हुआ था, जो खालीपन था, उसको एक समय सीमा में भरना भी आवश्यक था, क्योंकि ये कोरोना जो है फैलने शुरू हो गया था और एक एक दिन प्रतीक्षा का था, तो इस कारण से सब हुआ। एक अंतिम सवाल आपसे है, जैसा आपने कहा 22 लोग यहाँ आ गए हैं, स्वाभाविक है 22 कांग्रेस के यहाँ एडजस्ट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के 22 लोग कहीं और इंतजार जो कर रहे होंगे कि शायद अगला चुनाव हम लड़ेंगे, तो ये जो वैक्यूम पैदा हुआ बीच में, ये चुनाव में कहीं दिक्कत पैदा करेगा? नहीं, कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ और समझता हूँ कि पहले इन सब बातों पे पार्टी ने काम कर लिया होगा, लोगों को विश्वास में ले लिया होगा, और इसके गुण और दोषों के आधार पे पार्टी ने उसके बाद ही निर्णय लिया होगा, इन सब बातों को सोच के समझ के, कि हम यदि यहाँ पर इन लोगों के लिए चुनाव लड़ाएंगे तो हमारे लोग कहाँ समायोजित होंगे। तो इसके बारे में सारी चीज़ों का शायद पार्टी ने पूर्व से आकलन करके रखा है, और मैं सोचता हूँ कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि हम विचारधारा से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, हम कोई व्यक्तिगत रूप से हमारी हैसियत कुछ नहीं है, इस कारण से मैं मान के चलता हूँ कि कोई असंतोष नहीं है, और सभी लोग चुनाव में जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनका सहयोग करेंगे, उनको जिताएंगे। गोपाल भार्गव जी नजर आने वाले मंत्रिमंडल में? मैंने शुरू में कहा, ये पार्टी और हाईकमान के ऊपर से। चलिए, ये थे गोपाल भार्गव जी, जो कि वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और खुद कहते हैं कि मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूँ, बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप पर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जिसके पास लंबा अनुभव होता है वो सरकार के काम आता है। तो अब देखते हैं कि गोपाल भार्गव कहाँ नजर आते हैं, पर यह भी दावा है उनका कि 24 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर बिजी होगी, ये जनता तय करती है। विपिन के साथ मनोज सैनी, IN24 भोपाल।